नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती शहर में कई निजी स्कूल हैं जहां पर सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल व्यवस्थापन कभी फीस को लेकर तो कभी स्कूल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। यहां तक तो ठीक है, क्या आप जानते हैं रेडिएशन से क्या होता है? क्या है ये रेडिएशन? अगर आपको पता है तो जरा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये रेडिएशन कब अपना फन उठाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं रेडिस इंग्लिश प्राइमरी स्कूल का आधा सच, मोबाइल टावर की बेजुबानी कहानी नीलेश ठाकरे की कलम से। अमरावती शहर के अति व्यस्त कहे जाने वाले राजापेट चौक स्थित श्रीराम मार्केट में रेडिस इंग्लिश प्राइमरी स्कूल है, जहां पर प्ले हाउस से लेकर नर्सरी से लेकर कक्षा 6वीं तक के करीब 300 से 400 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मगर स्कूल व्यवस्थापन इन बच्चों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रहा है। आपको बता दें कि रेडिस इंग्लिश प्राइमरी स्कूल दूसरी मंजिल पर है और स्कूल की तीसरी मंजिल की छत्ते पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मोबाइल टावर है। अब आप कहेंगे कि मोबाइल टावर है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप कतई गलत सोच रहे हैं। जरा सुन लीजिए क्या होता है इससे, इस मोबाइल टावर से। डॉक्टर BR देशमुख की जुबानी। शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कुठे मोठमोठाले टावर्स असतील तर हे टावर्स जे उभारले जातात, अनधिकृत असो किंवा अधिकृत असो, हे ऍक्च्युअली जर विचार केला तर हे शरीराला घातक आहे, मनुष्याच्या शरीरालाही घातक आहे। कारण या टावर्स मधून बरेचदा जी किरणं निघतात त्या किरणामध्ये ज्या रेज असतात त्या घातक रेज असतात, त्यामुळे शरीरावरती विपरीत परिणाम होऊ शकतो। आणि जर ही टावर एखाद्या शाळेच्या ठिकाणी किंवा एखाद्या ज्या ठिकाणी काही मुलांचं जिथे ट्युशन क्लासेस असतात किंवा आणखी कुठे असतात किंवा जिथे वस्ती आहे, अशा ठिकाणी जर हे टावर्स असले तर त्याचा परिणाम मेंदूवरती सुद्धा होऊ शकतो, त्याचा परिणाम डोळ्यावरती सुद्धा होऊ शकतो, त्याचा परिणाम हार्टवरती सुद्धा होऊ शकतो। म्हणजेच काय की थोडक्यात म्हणजे जनरल बॉडीवरती याचा इफेक्ट मनुष्यावरती केव्हा ना केव्हा होऊ शकतो। कारण ही प्रोसेस हळूहळू प्रोसेस असते, एकदम आपल्याला ती दिसून पडत नाही। म्हणून ही जे टावर्स उभारले जातात हे गावाच्या बाहेर टावर्स असायला पाहिजे असं एक माझं म्हणणं आहे। आणि म्हणून ज्या ठिकाणी मुलं छोटी मुलं असतात त्यांना काही समजत नाही, अशा ठिकाणी ही टावर्स उभारणं अतिशय चुकीचं आहे असं मला वाटते। कारण लहान मुलं आहेत, मोठी मुलांना पुढे शिक्षण घ्यायचं आहे, त्यांना आपलं जीवन पूर्ण चांगल्या प्रकारे जीवन व्यतीत करायचं आहे। आणि अशा ठिकाणी जर त्यांच्या बुद्धीचा विकास नाही झाला तर या टावरच्या रेजमुळे पुढे त्यांचं जीवन फार धोक्याचं जाऊ शकतं। त्यांच्या शरीरावरती विविध आजार होऊ शकतात आणि त्याचे परिणाम त्यांच्या हार्ट, लंग्स, डोळे आणि त्यांच्या मेंदूवरती होऊ शकतं। तर म्हणून अशा प्रकारची टावर उभारताना शासनाने सुद्धा मध्यवर्ती भागामध्ये किंवा जिथे कॉलेजेस आहे, स्कूल्स आहेत, ट्युशन क्लासेस आहे, अशा ठिकाणी तरी निदान परमिशन देऊ नये। आणि परमिशन द्यायचीच झाल्यास त्याची गावाच्या बाहेर कुठेतरी ज्या ठिकाणी वस्ती नाही अशा ठिकाणी परमिशन द्यावी असं मला वाटतं। तो देखा आपने क्या कहा डॉक्टर साहब ने। मोबाइल रेडिएशन से हार्ट पर इफेक्ट होता है, आंखों की रोशनी पर असर होता है, यहां तक कि दिमाग भी कमजोर होता है। ऐसी कई समस्या रेडिएशन के चलते होती है। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या स्कूल के व्यवस्थापक को सिर्फ मासिक लाखों रुपए की कमाई जो कि 3 टावर के जरिए मिलती है उसी से प्यार है? इन्हें स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की क्या कोई परवाह नहीं है? क्या इस बात से संबंधित प्रशासन अनजान है या अनजान बनने की कोशिश कर रहा है? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब हम जल्द ही अपने अगले एपिसोड में देंगे। ये तो थी टावर की बेजुबानी कहानी, रेडिएशन का साया, आधे सच का। हमारी संवाददाता पुष्पा जैन के साथ नीलेश ठाकरे की कलम से सच का आईना। दरियापुर आकोट मार्ग पर सांगदुल के पास स्थित गयाटी नदी के पुल पर मंगलवार की सुबह 12 बजे 2 मोटरसाइकिलों की भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ।
जिसे अकोला इलाज के लिए भेजा गया है। सहदेव बबनजी उमक मृतक का नाम बताया गया है, जबकि रामदास शालिग्राम अंबाटकर इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। रामदास अंबाटकर अपनी मोटरसाइकिल से आकोट से दरियापुर की ओर जा रहा था और मृतक सहदेव उमक नरदोड़ा से आकोट की ओर जा रहे थे। इस बीच आकोट दरियापुर मार्ग स्थित सांगदूल के पास गयाटी नदी के पुल पर दोनों मोटरसाइकिल आमने सामने से जा भिड़ी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि सहदेव उमक की सिर फट जाने से मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि रामदास अंबाटकर इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। येवदा पुलिस को इस घटना की खबर लगते ही पहले घायल रामदास अंबाटकर को ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति गंभीर होने के कारण उसे अकोला रेफर किया गया, जबकि पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर सहदेव उमक के शव को दरियापुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अकोला जिले के आकोट तहसील स्थित कालवाड़ी में गुरुवर्य श्री संत वासुदेव महाराज की प्रेरणा तथा पंजाबराव हिंगनगर के सहयोग से तुकाराम महाराज के प्रथम मंदिर का निर्माण कर इस क्षेत्र को महत्व प्राप्त हुआ है। विगत 36 वर्षों से बीजे का धार्मिक समारोह संपन्न हो रहा है। बीजे के उपलक्ष्य में गाँव वासियों तथा श्रद्धालु बड़े पैमाने पर तुकोबा के चरण पर माथा टेकने आते हैं। संत तुकाराम मंदिर में फागुन संताभिषेक व महापूजा सुधाकर हिंगणकर, नंदकिशोर हिंगणकर, अनंत महाराज के हस्ते संपन्न हुआ। दुसरं महत्वाचं कार्य म्हणजे श्रद्धासागर श्री संत वासुदेव महाराज ज्ञानपीठ संस्था या ठिकाणी उभारणी करून आणि सुंदर अशा प्रकारचं गुरुवर्य महाराजांचं मंदिर आणि त्यांच्या आणि अलौकिक अशा कार्यांनी केवळ या परिसरातील महाराष्ट्रातील भक्तांपुरतच नव्हे अखिल जागतिक कीर्तीचं अशा प्रकारचं गुरुवर्य महाराजांचं मंदिर आणि त्या श्रद्धासागर। इस दौरान अभंग भजन प्रवचन कीर्तन बीते 24 फरवरी से 3 मार्च के दौरान हुआ है। इस दौर में ईमानदारी के किस्से बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी पे कायम है और ऐसे भी काम करते हैं जिसे हर कोई देख हैरान हो जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है अमरावती से, जहां एक ऑटो चालक ने 4 तोला सोने के जेवरात व नकदी रकम लौटा दी। मुर्तुजापुर से अपनी बेटे को मिलने आई साजिदा भी अमरावती में एक ऑटो में बैठी और उसी में अपना बैग भूल गई। इस बैग में 4 तोला सोना और नकदी रकम थी। इस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इस महिला ने नागपुर गेट पुलिस थाने में भी मामला दर्ज कराया था, पर वो ऑटो वाले ने बड़ी ईमानदारी दिखाई। बैग भूल गए थे, मैंने उनका बैग वापस दे दिया। उसमें सोना वगैरह था। मेरा नाम वाजिद है, मैं ऑटो चलाता हूँ। मैंने उनको बैग वापस लौटा दिया। कहाँ से कहाँ छोड़े थे आप? जोशी मार्केट से उठाए थे, वाकखान फैशन हॉल के पास छोड़े थे। वो बैग भूल के चले गए, गड़बड़ में थे वो, तो हमने उनका बैग उनको लौटा दिए। उसमें सोना वगैरह पैसे थे उनकी, हमने उनको लौटा दिए। इसने उस महिला को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। बाद में ऑटो चालक ने नागपुर गेट पुलिस थाने में बैग लाकर दे दिया। उस महिला को भी बुलाया गया, जो खुशी से रो पड़ी और उस ऑटो चालक को दुआ दी। वाहिद वाली के पास उतरे, हम राजकमल से बैठे थे और सोना और कपड़े जो वगैरह थे हमारा सब मिल गया। वो लड़के ने लाके दे दिया। वाजिद नाम का लड़का है, वो सब मिल गया। वो लड़के को देना पैसे देनी थी। वो लड़के ने बोला खाला दुआ दो मेरे को। पुलिस वालों को बताई, पुलिस वालों ने भी मदद की मेरी। तो उन लोग को भी चाय वगैरह पिला रही थी, तो उन लोगों ने भी चाय वाय कुछ नहीं पिए, पैसे भी नहीं लिए कुछ भी। आपकी दुआ चाहिए, आप रानमुंड है, आपको मिल गया, बस हमको दुआ पे ली। जब इस लड़के को बख्शीश दी गई तो इसने लेने से साफ मना कर दिया। अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त ने इस ऑटो चालक शेख वाजिद को भी अवार्ड देने की बात कही है। VCN न्यूज अमरावती। अमरावती शहर के विजय कॉलोनी स्थित एक रहिवासी इमारत में ब्यूटी पार्लर का निर्माण कर इस इमारत का व्यावसायिक तौर पर उपयोग किए जाने की शिकायत पर मनपा के अतिक्रमण दस्ते को उस समय खाली हाथ लौटना पड़ा, जब मौके पर पहुंची मनपा अतिक्रमण दस्ते की टीम को
किसी सफेद पोश या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया और यह कार्रवाई 2 दिनों के लिए टालने के आदेश मिले। जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर परिसर के विजय कॉलोनी में साई कृपा सहनिवास नामक अपार्टमेंट है, जिसमें 11 फ्लैट है। बताया जाता है कि 2 मंजिल इस अपार्टमेंट में आधे से अधिक किराएदार ही रहते हैं, जबकि इनके मालिक कहीं अन्य रहने के समाचार है। तो वहीं इस अपार्टमेंट के तल मंजिले पर स्थित एक फ्लैट की तोड़ फोड़ कर उसे व्यावसायिक रूप देते हुए यहां ब्यूटी पार्लर प्रारंभ किया गया है। बताया जाता है कि इस ब्यूटी पार्लर की शुरुआत करने से पहले ना ही इस फ्लैट में रहने वाले अन्य निवासियों से किसी प्रकार की एनओसी ली है और ना ही रहिवासी क्षेत्र के तहत एक फ्लैट का रूप बदलकर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस मनपा के बाजार परवाना विभाग से लाइसेंस और ना ही यहां उपयोग में लाए जाने वाले बिजली के मीटर हेतु व्यावसायिक इजाजत तक नहीं ली गई है। इस संदर्भ में ब्यूटी पार्लर के संचालक से पूछे जाने पर उन्होंने उल्टा जवाब देते हुए मात्र यह कहा कि हम इस स्थान का मनपा को टैक्स देते हैं। बता दें कि शॉप एक्ट तथा बाजार परवाना विभाग की प्रक्रिया ऑनलाईन हो चुकी आहे। जे अवैध असं बांधकाम काहीही झालं नाही, त्याच लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही तिकडनं दरवाजा जो आहे मेन सगळ्यांचा तो न वापरता आम्ही या साईडचा दरवाजा वापरतोय। पण इथे आम्ही गैरकाम असं काहीही केलेलं नाही की बांधकाम आतमधलं इंटिरियर जे आहे ते चेंज केलं, जे आम्हाला ज्या सोयीने पाहिजे होतं त्या पद्धतीने, की मुलींना जसं हाय लेवलचं एज्युकेशन असतं, जशा रूम असतात तसं आपण इथे देऊ शकलो पाहिजे। माझं स्वतःचं इन्स्टिट्यूट ओपन करू शकेल असं आहे, त्याच्यामुळे मला याच्यात वावगं असं काहीही वाटलं नाही। सांगितलं की तुमचं बाजार परवानाचे कागदपत्र आहेत का, आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की आमचं प्रोसेसमध्ये आहे। त्यांनी तिथून माहिती काढली, त्यांना ती मिळाली, त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळालं, त्याच्यामुळे ते बिना सील करायचेच गेले आणि त्यांनी आम्हाला काहीही त्रास दिला नाही। जिसके तहत 1 माह की अवधि में ऐसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, तो वही दूसरी ओर साई कृपा अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य निवासियों का इस ब्यूटी पार्लर को लेकर कड़ा विरोध है। इस अपार्टमेंट के सचिव का आरोप है कि सुबह 10 से रात 8 बजे तक चलने वाले इस ब्यूटी पार्लर के सामने किसी भी प्रकार का बोर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके चलते रोजाना यहां आने वाले ग्राहक किसी भी फ्लैट के दरवाजा ठोककर ब्यूटी पार्लर का पता पूछते हैं। तो वही रोजाना यहां आने वाले ग्राहकों से साई कृपा अपार्टमेंट में रहने वाले हर परिवार परेशान बताए जाते हैं। ज्येष्ठ नागरिक आहोत आणि आम्ही फक्त कपल इथे राहतो, आमचे मनोविदेशात राहतात। तर असे इथे जे राहणारे नागरिक आहेत ते सर्व ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि त्याच्यामुळे काय की व्यवसाया कोणी कधी येते आणि आमचं सकाळी बेल वगैरे वाजवतात, त्याच्यामुळे आम्हाला डिस्टर्ब होतो इथे। हे तर लिगलच करताय। हे जे रहिवासी इमारत आहे तर ती रहिवासी इमारत मध्ये व्यवसाय जर एकाने सुरू केला तर मग बाकी सर्वच लोक व्यवसाय सुरू करतील आणि मग ती मी सुरू करू शकतो, ही सुरू करू शकतो, म्हणजे कोणीही करू शकतो। म्हणजे हा त्या इमारतीचा मग दुरुपयोग होईल। आमच्या इथे फ्लॅट क्रमांक 103 मध्ये एका व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे ब्युटी पार्लरचा व्यवसाय सुरू केला आहे। त्याला आमची हरकत आहे। आम्ही वेळोवेळी महापालिकेला त्या संबंधात तक्रारी दिल्या आहेत, पोलिसांकडे तक्रारी दिल्या आहेत। या सर्व तक्रारीची दखल घेऊन आज रोजी महापालिकेचे अधिकारी या ब्युटी पार्लरला सील लावण्याकरता आले होते। इथं 1 तास त्यांची त्या पार्टीशी चर्चा सुरू होती आणि शेवटी त्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की त्या जो गैरहजरदार आहे त्याच्या वकिलांनी प्रेस्टीज इश्यू केला आहे आणि त्यामुळे आम्ही कारवाई 2 दिवसाकरता स्थगित करतो आहोत। 2 दिवस आम्ही त्यांना मुदत दिली आहे कागदपत्र सादर करायला, असं सांगून ते लोक निघून गेले। काय केलं त्यांनी म्हणतात कशाचं? त्यांनी हेच कारण सांगितलं की त्या वकिलांनी त्या गैरहजरदारच्या वकिलांनी या गोष्टीचा प्रेस्टीज इश्यू केला आहे। प्रेस्टीज इश्यू केला आहे आणि म्हणून आम्ही कारवाईला 2 दिवसाची स्थगिती दिली आहे। 2 दिवसांनी आम्ही परत कार्रवाई करू। जिसके चलते इस फ्लैट के सभी निवासियों ने मिलकर मनपा के अतिक्रमण विभाग तथा फ्रेजरपुरा पुलिस को शिकायत दी थी। अनुमान है कि इस शिकायत के चलते ही आज मनपा का अतिक्रमण दस्ता पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन जब यह दस्ता ब्यूटी पार्लर में पहुंचा, कार्रवाई को अंजाम देने की प्रक्रिया में लगा ही था कि संबंधित ब्यूटी पार्लर संचालक के मोबाइल के जरिए किसी वरिष्ठ राजनीतिक या फिर सफेद पोश
का मानो इस तरह दबाव का फोन आया कि मनपा अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई की बजाय यहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। पिछले दिनों राजापेट थाना क्षेत्र के MIDC स्थित भुवनेश्वरी रिफाइनरी नामक तेल कंपनी से निकलने वाले खराब मटेरियल को जमा करने वाले सीमेंट टाके में लगी इलेक्ट्रिक मोटर सुधारने के लिए टाके में उतरे इसी कंपनी के 3 कर्मचारियों की बिजली शॉक लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में जहां 3 परिवारों के मुखिया की मौत हो जाने से इन परिवारों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो मामले में मची सनसनी के बाद कुछ राजनीति तज्ञों ने अपनी रोटियां सेकने का आरोप भी मृतकों के परिजनों ने लगाया है। इस मामले में कंपनी संचालक की ओर से तत्काल में मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में 50,000 रुपए देने तथा भविष्य के लिए 5 लाख की मदद का आश्वासन दिया गया है। जिसके बाद बीते सोमवार को इस मामले में मृतक बडनेरा निवासी वैभव नेवारे के पिता की ओर से राजापेट थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद कंपनी के 2 संचालकों के खिलाफ सदोष मनुष्य का वध का अपराध दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने पश्चात दोनों आरोपियों को देर रात राजापेट पुलिस ने नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया। अमरावती MIDC भागातील भुवनेश्वर रिफाईन मिल ज्या मिलमध्ये जी दुर्घटना झाली होती त्याच्यात टाकीमध्ये पडून टाकीमध्ये 3 मृतदेह मिळाले होते। त्याबाबत मृतकाचे नातेवाईक देवीदास श्रावणजी नेवारे यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन जे फॅक्टरी मालक आहे त्याच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती। त्या तक्रारी अन्वये आम्ही आरोपींविरुद्ध 304-34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्यातील एक आरोपी आम्ही अटक करण्यात आले असून आम्ही पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। मेडिकल जांच में दोनों आरोपियों के स्वास्थ्य खराब होने की डॉक्टर रिपोर्ट के बाद दोनों को इरविन में भर्ती कराया गया है। संभवतः उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंबानगरी अमरावती शहर तथा जिले में अप्पर वर्धा बांध के पानी की जलापूर्ति होने से पहले शहर भर के कुओं के पानी का उपयोग किया जाता था, परंतु इन दिनों शहर के लगभग 1000 से अधिक कुओं को बुझाया जा चुका है, तो अधिकांश कुएं में बड़े पैमाने पर अस्वच्छता भरी पड़ी है, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे अनेक अस्वच्छ कुओं के पानी का उपयोग करने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका परिणाम हो रहा है। ऐसे अस्वच्छ कुओं का जतन होना चाहिए और इसके लिए यदि धार्मिक परंपराओं को छोड़ने का काम करना पड़े तो हमें स्वयं पर्यावरण की रक्षा के लिए यह कदम उठाना चाहिए और गणेशोत्सव के दौरान फाइबर की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। ऐसी जानकारी पार्षद एवं समाज सेवी दिनेश बूब ने दी है। अमरावती शहर हे मुख्यत्वे करून अप्पर वर्धा धरणाच्या पाण्यावरून स्वतःच्या पाण्याची गरज भागवत आलेला आहे, परंतु यदा कदाचित भविष्यामध्ये जे पाण्याचा पुरवठा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या वतीने सुरू आहे त्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थिती जर उद्भवली अमरावती शहरामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा वाखे झाल्याशिवाय राहणार नाही। मी गेल्या 4-5 वर्षापासून प्रशासनाला महानगरपालिका प्रशासनाला वारंवार सूचना केल्या आहे की अमरावती शहरातील ज्या पडित विहिरी आहे त्याचं पुनरुज्जीवन करा, त्याचं पाणी स्वच्छ करा, जेणेकरून भूगर्भातील जो जलसाठा आहे तो दूषित होऊन राहिला आहे तो दूषित होण्यापासून थांबेल। प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रशासनाकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही। जर अशी पाळी आली की मूर्त्यांमुळे जर जलसाठा दूषित होत आहे तर आम्ही कायमस्वरूपी अशा स्वरूपाच्या मूर्त्या सुद्धा बसवू शकतो। इतकी तयारी पर्यावरणाची आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता आमची आहे। प्रशासनाला वारंवार विनंती आहे आमची की आमच्या मागणीची दखल घेऊन शहरातील खाजगी असो किंवा सार्वजनिक विहिरी असो त्या विहिरी ताब्यात घेऊन त्याचं पुनरुज्जीवन करावा। उन्होंने कहा है कि भविष्य में शहरवासियों को जल किल्लत का सामना करना पड़ता है तो मनपा के पास ऐसी कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि शहर भर अस्वच्छ कुएं की सफाई की जाए तो कुओं का पानी लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है।
पार्षद दिनेश बूब ने कहा है कि गणपति विसर्जन से यदि कुओं का पानी दूषित होता है तो आजाद गणेश मंडल पर्यावरण के संरक्षण हेतु आगामी गणेशोत्सव में फाइबर की मूर्ति की स्थापना करेंगे और इस संदर्भ में न्यू आजाद हिंद मंडल की ओर से अन्य मंडलों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन मनपा प्रशासन कुओं के पुनर्जन्म के सकारात्मक नहीं होने को लेकर पार्षद दिनेश बूब ने दुख जताया है। चर्मकार समाज को रोजगार विमुक्त तथा सभी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए वर्ष 2009 में शासन की ओर से घटाई स्टॉल योजना लाई गई थी, जिसका समाज कल्याण विभाग ने बड़े गाजे बाजे के साथ जरूरतमंदों को यह स्टॉल उपलब्ध कराए थे, परंतु इसकी वास्तविकता कुछ और बताई जा रही है। इस संदर्भ में रमेश बलिराम ठाकरे, जो बीते अनेक वर्षों से चप्पल बनाने का व्यवसाय करते हैं, उन्होंने बताया कि स्टॉल तो मिल गया है, लेकिन कड़ी धूप में रमेश ठाकरे क्यों बैठे हैं? मजबुरीमुळे तो काम जे करायचं आहे ते करावंच लागेल ना, पण खोकं भेटून त्याचा उपयोग नाही आपल्याला काही. जागा नाही आहे, जागा देऊ शकत नाही. परमिशन मागायला जाऊ तर ते म्हणते जागाच नाही आहे म्हणते, गल्ले एक टाका म्हणते. 10 वर्षापासून मी हेच काम करून आलो. उन्हात रोजच बसतो, संध्याकाळी घरी जातो. देखा आपने, शासन ने रमेश ठाकरे को धूप व बारिश से बचने के लिए स्टॉल तो दिया है, मात्र इस स्टॉल को रखने की जगह नहीं दी है। रमेश ठाकरे ने स्टॉल रखने के लिए जगह की मांग की, लेकिन उनकी मांग हवा में तीर चलाए जैसे साबित हुआ है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग द्वारा वितरित किए गए स्टॉल का क्या उपयोग, जिसमें कोई पर्यायी जगह उपलब्ध ना कराई जाती हो, और कैसे होगा चर्मकार बंधुओं का समृद्ध विकास। भले ही हमारा समाज आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे हो, लेकिन आधुनिकता के इस युग में भी हमें पौराणिक जमाने में उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, जहां हमारी बेबसी होती है तो वही ऐसी पौराणिक चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। हम बात कर रहे हैं गरीबों के फ्रिज यानी मिट्टी से बने पानी के मटकों की। ग्रीष्मकाल का आगाज हो गया है और ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक जरूरत पड़ती है शीतल जल की। ग्रीष्मकाल के दौरान हर व्यक्ति को शीतल जल काफी सुकून देता है। तापमान बढ़ते ही मिट्टी से बने मटकों की मांग बढ़ जाती है, तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों तथा हाट ठेलों पर इसे बेचने का व्यवसाय भी किया जाता है। शहर में बनने वाले काले तथा लाल मिट्टी से बने मटकों के अलावा इन दिनों राजस्थानी मटकों की मांग बढ़ने लगी है, जो शीतल जल प्रदान करने के साथ ही आकर्षक होती है। स्थानीय मटकों की दरों में ही उपलब्ध हो रहा है, जिसे हम कहते हैं गरीबों का आधुनिक फ्रिज। जागतिक महिला दिन के अवसर पर आगामी 9 मार्च को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में शहर के सभी महिलाओं के लिए एक सम्मेलन के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यह आयोजन मनपा के महिला बाल कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किया गया है, जिसमें महिला बाल कल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सिंधुताई सपकाळ के हाथों सत्कार किया जाएगा। इस दौरान यहां मौजूद महिलाओं का सिंधुताई सपकाळ मार्गदर्शन भी करेंगी। इस संदर्भ में उप महापौर संध्या टिकले के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में उपरोक्त जानकारी दी गई। बैठक दौरान महिला व बाल कल्याण समिति की सभापति कुसुम साहू, जोन सभापति सुरेखा लुंगारे, उप सभापति संगीता बुरंगे, जोन सभापति लवीना हर्षे, रीता मोकलकर, सुनंदा खरड, नीलिमा काळे, नूतन भुजाळे, पंचफुला चव्हाण, इंदुमती सावरकर, वंदना मळगे, स्वाती जावरे, नीता राउत, माधुरी ठाकरे, रीता पडोले, स्वाति कुलकर्णी, जयश्री डहाके, अनिता राज प्रमुखता से मौजूद थे। इस कार्यक्रम में शहर के अधिक से अधिक महिलाओं ने मौजूद रहकर इस कार्यक्रम का लाभ लेने का आह्वान इस दौरान किया गया है। अमरावती महानगर पालिका में अग्निशमन विभाग की 6 मार्च को बैठक संपन्न हुई। मनपा उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े ने बुलाई इस बैठक में शहर के सभी इमारत, स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप, शहर के सिनेमाघर आदि जगहों का ऑडिट कराने के आदेश मनपा आयुक्त हेमंत पवार के नेतृत्व में दिए गए हैं। साथ ही अग्निशमन दल ने अभी तक कितनी जगहों पर कार्रवाई की है, कितनी जगहों का ऑडिट किया है, इसकी जानकारी मनपा को देने का आदेश भी इस दौरान दिया गया है।
अमरावती महानगर पालिका में विगत कई माह से मनपा ठेकेदारों का अपनी बकाया राशि को लेकर आंदोलन जारी किया था। कई बार मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बकाया राशि की मांग ठेकेदारों द्वारा की गई थी, मगर इस मसले पर कोई दखल नहीं लेने के संकेत मिलने के बाद मनपा ठेकेदारों ने काम बंद आंदोलन जारी किया। 6 मार्च को मनपा आयुक्त हेमंत पवार ने मनपा ठेकेदारों के साथ बैठक की। इस बैठक में चर्चा के दौरान मनपा आयुक्त ने 8 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन मनपा ठेकेदारों ने 15 करोड़ रुपए मंजूर करने की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार 1 घंटे के निर्णय के बाद मनपा आयुक्त पवार ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए, जिसके बाद मनपा ठेकेदारों ने अपना आंदोलन पीछे लेने का निर्णय लिया। शासन निर्णय B6M 2016 प्रकरण 54/1 4 दिसंबर 2017 के अनुसार सभी शासकीय कामों के बिल बीम सिस्टम के अनुसार आदेश GR सिर्फ विभाग में प्राप्त होने की जानकारी है। इससे पूर्व BDS सिस्टम अचानक बंद कर नई सिस्टम शासन द्वारा शुरू की गई, लेकिन अद्यापि 4 माह बीतने के बावजूद ठेकेदारों को बकाया रकम अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके चलते ठेकेदारों पर भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है। इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों के ऑफिस के चक्रे काटनी पड़ती है, मगर पैसे नहीं मिलते, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, अकोला इन चारों जिलों के बिजली ठेकेदारों के करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया राशि है। अगर ये बकाया राशि जल्द से जल्द नहीं दी गई तो बिजली ठेकेदारों ने तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी में दी है। आमचे ते 4 महिन्यापासून बिल पद्धती नवीन बिल पद्धती लागू झाली आमच्या याला, तर त्या बिल पद्धतीमुळे ते 4 महिन्यापासून आमचे देयक थांबलेले आहे। जवळपास 2 ते 3 कोटी रुपयाचे जवळपास अजून पेमेंट केलेलं आहे। अजूनही शक्यता जरा कमी जरा ती सिस्टीम त्यांना न अवगत न झाल्यामुळे पूर्ण अवगत न झाल्यामुळे ते सर्व देयक थांबलेले 4 प्रभागाचे आहे, 4 जिल्ह्याचे आहे। पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को स्वास्थ्य सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजना रहने के बावजूद यहां के बालरोग तज्ञ डॉक्टर हेमंत मुर्के की कार्यप्रणाली की वजह से पुलिस कर्मियों को सरकारी लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है और योजना में अंशदान देने के बावजूद अपने परिजनों के इलाज हेतु अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपनी मनमानी करने वाले डॉक्टर हेमंत मुर्के को तत्काल पुलिस के पैनल से हटा दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी पुलिस कर्मी के परिजनों को स्वास्थ्य एवं इलाज से संबंधित किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस आशय की मांग शहर पुलिस के सेवानिवृत्त हवालदार संजय सुधाकर जोशी ने एक प्रेस वार्ता में की। पोलीस खात्यामधून मी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली। माझ्या मुलाचं मी महाराष्ट्र शासनाने पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना पोलिसांकरता अधिकारी कर्मचाऱ्यांकरता कार्यान्वित काढली होती। त्या योजनेचा मी सभासद होतो। त्या दरम्यान माझ्या मुलाला लघवीचा त्रास असल्यामुळे मी पॅनलवरील डॉक्टर हेमंत मुर्के यांच्याकडे उपचाराकरता गेलो। त्यांनी तपासणी केली व डॉक्टर नवीन चौधरी यांच्याकडे पाठविले आणि 26/12 रोजी नवीन चौधरी यांनी मुलाचे ऑपरेशन केले आणि ऑपरेशनचा लागणारा खर्च हा नवीन चौधरी यांनी घेतला आणि परत मी मुर्के यांच्या दवाखान्यात परत आलो। त्यांनी 1000 रुपये मला अग्रिम मागितले। मी माझ्याजवळ पैसे नसल्यामुळे मी परत आलो आणि अशाच त्याच्यानंतर माझ्या मुलाच्या इलाजाची मंजुराती शासनाकडून डॉक्टर हेमंत मुर्के यांनी घेतलेली होती 26/12 रोजी आणि त्याच्यानंतर यांनी कर्मचाऱ्यांकडून अशाच प्रकारे कसं ॲडमिट करून घेणे, नवीन चौधरीकडे पाठविणे, पैसे पहिले घेणे आणि घेतलेल्या पैशातून शासनाकडून प्रतिपूर्ती झाल्यावर अंशतः रक्कम कर्मचाऱ्यांना वापस करणे असे यांचे धंदे होते। त्यामुळे या योजनेला फसवणूक करणारी असल्यामुळे मी याच्याविरुद्ध आवाज उठवला। 20/2/2018 रोजी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अमरावती यांच्या न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध जी अपील त्यांनी दाखल केली होती डॉक्टर हेमंत मुर्के
यांनी हेमंत मुरकेंनी जी अपील दाखल केली होती ती अपील त्यांनी डिसमिस केली आणि जो चीफ CGM साहेबांनी जो ऑर्डर पास केली होती कलम 420, 469, 471, 34 अन्वय डॉक्टर हेमंत रामचंद्र मुरके राहणार बजाजनगर अमरावती, दुसरं डॉक्टर नवीन राधाकिशन चौधरी राहणार अमरावती आणि तिसरं डॉक्टर नितिन सेठ राहणार वॉलकट कंपाउंड हे रायली ब्लॉक यांच्या विरुद्ध सदर ऑर्डर पास किया। अमरावती शहर के रविनगर निवासी तथा शिवसेना की पूर्व महिला पार्षद के घर बीते सोमवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला करने की घटना सामने आई। इस मामले में राजापेठ थाने में मामला दर्ज किया गया है। संभाजीनगर से सोना राऊत यांचा मुलगा आणि 2-3 अल्पवयीन मुलं यांच्यात काही वाद झाला होता। वादाच्या याच्यामध्ये ते 3-4 मुलं जुनाई मुलं आहे ते घरी येऊन वगैरे त्यांनी माजी नगरसेवक यांना शिवीगाळ वगैरे केली, असली शिवीगाळ वगैरे आणि मारण्याची धमकी वगैरे दिली। त्याबाबत आपल्या इथे 294 506 आपण गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी नाबालिग असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या पालकांना बोलवून त्यांना सदर घटनेबाबत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविनगर क्षेत्र के निवासी सुनील राउत सपरिवार रहते हैं, जिनकी पत्नी सुवर्णा राउत इस क्षेत्र से पूर्व पार्षद रह चुकी है। बताया जाता है कि बीते सोमवार की रात सुनील राउत अपने बेटे के साथ बाहर गांव जाने की तैयारी में थे। इस दौरान उनके बेटे को बुलाने उसके कुछ दोस्त आए, जो सुनील के बेटे को घर के बाहर बुलाने लगे, जिस पर सुनील राउत ने कहा कि वे लोग अभी बाहर गांव जा रहे हैं, जिसके चलते उनका बेटा फिलहाल उनसे मिलने बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जब बात नहीं बनी तो सुनील के बेटे के दोस्तों ने उनके घर पर पत्थरबाजी करने के साथ ही अपने साथ लाए लकड़ियों तथा अन्य सामानों से घर पर हमला कर दिया, जिससे पूर्व पार्षद सुवर्णा राउत की मां बाल बाल बच गई। पता चला है कि इस घटना के बाद सुवर्णा राउत की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें क्षेत्र के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में राजापेठ पुलिस ने उन नाबालिगों को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया। दफा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य परिवहन के यात्रियों को यात्रा के लिए बुकिंग, विद्यार्थियों को पास निकालने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए अब डेपो में ही पॉश मशीन के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका लाभ राज्य परिवहन की बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को हो रहा है। इससे पहले राज्य परिवहन की बसों के पास या बुकिंग करने के लिए फॉर्म भरते हुए राज्य परिवहन की बसों, यात्री पास और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को बुकिंग में असुविधा का सामना करना पड़ता था। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन विभाग की ओर से जिले भर के मुख्यालयों में पेपरलेस कार्यप्रणाली के तहत पॉश मशीनें उपलब्ध कराई गई है। बीते 2 फरवरी से स्थानीय बस डिपो में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका अब तक बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों तथा अन्य यात्रियों ने लाभ उठाया है। बताया गया है कि HDFC तथा SBI के क्रेडिट कार्ड धारकों के ही क्रेडिट कार्ड इस पॉश मशीन का लाभ ले सकते हैं। बताया गया है कि HDFC तथा SBI के क्रेडिट कार्ड धारकों के ही क्रेडिट कार्ड इस पॉश मशीन का लाभ ले सकते हैं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।